हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। आज की कहानी अंत तक सुनने की दरखास्त। शारदा जी अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, जहाँ एक कोने में उनका बिस्तर था और एक छोटी अलमारी। उनके पास समय काटने के लिए बस एक पुराना रेडियो था, जो अब कभी गमार की कह काम करता था। दिन भर वह अकेलेपन में गुजारती और शाम होते होते रसोई में जाकर प्रीति से पूछती, बहू कोई काम हो तो बता दे, मैं कर दूंगी। प्रीति ने हमेशा की तरह रूखेपन से जवाब दिया, माँ जी आपसे कुछ नहीं होगा, आप आराम करें, मैं बस संभाल लूंगी। शारदा जी चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आए। शाम को जब अजय ऑफिस से आया तो शारदा जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा की तस्वीर नीचे गिर कर टूट गई है। मैंने उठाई तो हाथ में कांच का टुकड़ा घुस गया। मुझे तो नजर नहीं आता, तुम थोड़ा देख लो क्या। और अपने पापा की तस्वीर को जब समय मिले तो उसका शीशा लगवा देना। घर में टूटी हुई तस्वीर। अभी शारदा जी कुछ और बोलती, अजय गुस्से में बोला, माँ क्या जरूरत है आपको पिताजी की तस्वीर को बार बार उतारने की। पर बेटा, माँ प्लीज़ आप छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत किया करो। मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ, थोड़ा आराम भी करने दिया करो। ऐसा बोल अजय अपने कमरे में चला गया। शारदा जी के दिल में एक टीस उठी। उनका मन भारी हो गया। उनके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपने पति आत्माराम जी की तस्वीर को देख रोते हुए बोली, आप क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर। मुझे भी अपने साथ ले जाते, यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। हाथ का दर्द अब बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ सोचकर वही उठी और अलमारी की दराज में कुछ ढूंढने लगी। एक पुराना सा चश्मा जिसकी फ्रेम की एक डंडी टूटी हुई थी, उसको देख उनकी आंखों में चमक आ गई। शारदा जी ने अपने चश्मे को थोड़ा साफ किया, फिर कांपते हाथों से उसको पहन अपने हाथ से वो शीशा निकलने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने पर भी जब वो शीशा नहीं निकलता तो थक हार के वह सो जाती है। लेकिन दर्द के मारे नींद भी कैसे आती। तो फिर एक बार कोशिश करती है और आखिरकार वह शीशा निकल जाता है। वह रात शारदा जी ने कैसे काटी यह उनका दिल ही जानता था। दिन प्रतिदिन यह व्यवहार और बुरा होता जा रहा था। कभी कभी प्रतितानों में कह देती, इतनी उम्र हो गई है फिर भी इन्हें एक जगह बैठा नहीं जाता। जब देखा किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती है। अजय भी प्रीति का साथ देते हुए कहता, हे माँ आपको अब आराम करना चाहिए, आप अपना ध्यान रखिए, बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन यह सब सुनकर शारदा जी का दिल और ज़्यादा टूट जाता है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अपने ही घर में वह पराये जैसा महसूस करेगी। शारदा जी अपनी उम्र के आखिर पड़ाव पर थी। बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियाँ की लकीरें जिंदगी से संघर्षों की गवाही दे रही थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बेटे अजय और बेटी नेहा की परवरिश में लगा दिया था। पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही दोनों बच्चों को पाला था। ना दिन का हौसला था ना रात का। बस एक ही सपना था कि उन्हें बच्चे खुशहाल जिंदगी जीत। जब अजय बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा और फिर उसकी शादी प्रीति से हो गई तो शारदा जी को लगा कि अब उनके जीवन में सुकून आएगा। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। शुरुआत में प्रीति उनके साथ ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह हर छोटी बड़ी बात पर शारदा जी को टोकने लगी। प्रीति के साथ साथ अजय के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। शारदा जी को ऐसा महसूस होने लगा कि वह इस घर में एक बोझ बन गई है। शारदा जी की बेटी नेहा जो शादी के बाद अपने ससुराल में थी, जब भी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती तो शारदा जी की आवाज़ में उदासी महसूस करती। माँ सब ठीक है ना? नेहा कई बार पूछती, हाँ बेटा सब अच्छा है। शारदा जी हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देती, लेकिन दिल ही दिल में अपनी तकलीफ़ें छिपा रही थी। एक दिन जब नेहा मायके आई तो उस वक्त प्रीति और अजय घर पर नहीं थे। वह अपनी माँ के कमरे में गए तो उसने माँ की सूजी हुई आंखें देखी। वह समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है। माँ सच बताए, अजय भैया और भाभी आपको ठीक से रखते हैं? नेहा ने चिंतित होकर पूछा। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए थक जाती हूँ। बस नेहा को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, माँ मुझे लगता है
कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रही है। आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आप समय पर खाना खाती होगी। नेहा की बात सुनकर शारदा जी बोली, बेटा तू मेरी चिंता क्यों करती है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शारदा जी नेहा को कुछ नहीं बताना चाहती थी कि बेटा बहू उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन नेहा सब कुछ जानती थी पर कुछ कर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने अपने भाई भाभी को कुछ कहा तो उसके चले जाने के बाद वे माँ को और भी बात सुनाएंगे। अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर नेहा बोली, माँ आप मेरे साथ मेरे घर चलो। ना नेहा की बात सुनकर शारदा जी धीरे से बोली, कैसी बातें कर रही है बेटा? कोई माँ अपनी बेटी के घर कैसे रह सकती है? एक माँ तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पी सकती, तो मैं तेरे घर कैसे रह सकती हूँ? और लोग क्या कहेंगे कि बेटे बहू के होते हुए भी माँ अपनी बेटी के घर रही है? अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए शारदा जी आगे बोली, बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे बहू के बारे में लोग कुछ कहे। नेहा समझ चुकी थी कि चाहे वह कितना भी कह ले, लेकिन उसकी माँ उसके साथ नहीं जाएगी। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई माताएं शारदा जी की तरह अपनी तकलीफें सहते हुए भी अपने बेटे बहू के घर में रहना पसंद करती है, लेकिन अपनी बेटी के घर एक घूंट पानी तक नहीं पीती। वे अपनी परंपराओं और समाज के बनाए नियमों से बंधी होती हैं। दूर क्यों जाए, मेरी नानी भी जब हमारे घर आती थी तो खाने की बात तो छोड़िए, एक गिलास पानी तक नहीं पीती थी। माँ लाख कहती, हम सब जीत करके, लेकिन नानी हमेशा एक ही बात कहती, बेटी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीती। यह सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों एक माँ जो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देती है, उसे यह लगता है कि बेटी के घर में वह बोझ बन जाएगी। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि समाज की वह मानसिकता है। समय बदल गया है, पर सोच अभी भी वही है कि अब हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। नहीं, रविवार का दिन था। अजय और प्रीति घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर दोनों ने अपने बैग पैक किए और दरवाजे की ओर जैसे ही जाने लगे कि शारदा जी हो जो हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठी थी, उनको ऐसे जाते देख बोली, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? प्रीति ने उनके ओर गुस्से से देखा और रूखे स्वर में बोली, माँ जी आपको इतनी भी समझ नहीं है कि जब कोई बाहर जा रहा हो तो उसे टोका नहीं करते। अजय ने जल्दी से प्रीति का हाथ पकड़ा और कहा अरे प्रीति तुम भी किसे समझा रहे हो? देर हो रही है, चलो। फिर माँ की ओर मुड़कर बोला, और हाँ माँ, तुम पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुनो, हम 2 दिन के लिए शिमला घूमने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा बोल अजय और प्रीति दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं, बिना यह सोचे कि उनके जाने के बाद उनकी माँ शारदा जी अकेली कैसे रहेगी, क्या खाएगी। शारदा जी चुपचाप दरवाजे की ओर देखती रह गई, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो, लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे। अब दोपहर हो चली थी और भूख से उनका पेट उछल रहा था। वह धीरे धीरे रसोई में गई, पर वहाँ का हाल देखकर उनका दिल बैठ गया। जूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति ने जल्दी जल्दी में कुछ भी समेटने की जरूरत नहीं समझी। थकान और भूखे के बावजूद शारदा जी ने पहले रसोई को साफ किया। हाथ में अब वो ताकत नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और गैस चालू कर अपने लिए दाल चावल चढ़ा दी। फिर थोड़ी देर के लिए वह वही रसोई में बैठ गई। थकान इतनी थी कि कब उनको नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा चावल और दाल का गैस तो बंद पड़ा है। दाल और चावल अभी पके नहीं थे। उन्होंने दोबारा गैस चालू की, लेकिन आग की लो बस हल्की सी टिमटिमाती, शायद सिलेंडर खत्म हो गया था। फिर उन्होंने सोचा कि फ्रिज में रख खाना ही खा ले, लेकिन जब फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो अंदर सिर्फ ठंडी रोटियां और थोड़ी सी सूखी सब्जी की कटोरी पड़ी थी। उन्होंने एक रोटी तोड़ी, लेकिन वह इतनी सख्त थी कि उनके दांतों से बचना मुश्किल था। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि अब उन्हें अपने ही घर में इस तरह 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ेगा। शारदा जी के सब्र का बांध आखिरकार टूट चुका था। 2 दिन से भूख और कमजोरी के कारण अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। अजय और प्रीति के लौटने की कोई खबर नहीं थी। ना कोई फोन आया, ना कोई संदेश। कांपते हाथों से उन्होंने मोबाइल उठाया। कुछ देर तक नंबर ढूंढती रही और फिर एक परिचित नाम पर उंगलियां रुक गई। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कॉल लगा दी। जैसे ही दूसरी तरफ फोन उठाया गया
उनकी रूंधी हुई आवाज़ निकली, अब और नहीं सह सकती, अब और नहीं रह सकती। यहाँ तुम आ जाओ। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छाई रही। फिर एक मजबूती से भरी आवाज़ आई, तुम चिंता मत करो माँ, मैं आ रही हूँ। यह आवाज़ सुनते ही शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह कोई और नहीं, उनकी बेटी नेहा थी। वही बेटी जिसके बार बार कहने पर भी शारदा जी उसके साथ नहीं गई थी। नेहा ने हमेशा माँ के लिए प्यार दिखाया था, पर शारदा जी उसे बार बार समझाती रही, बेटियां पराया धन होती है। इस सोच से उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं होने दिया कि उनकी बेटी भी उनकी संतान है, जो आज भी उन्होंने उतना ही चाहती है जितना पहले। लेकिन आज जब अपनों ने ही उन्हें भुला दिया, तो वही बेटी उनके एक शब्द पर सब कुछ छोड़कर आने को तैयार थी। शारदा जी ने फोन कान से हटाया, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। पहली बार उन्हें लगा कि वह अब अकेली नहीं है। सजी कुछ देर यूं ही बैठी रही। दिल में हल्की राहत थी कि अब कोई अपना आ रहा है, लेकिन आंखों में फिर भी आंसू थे, क्योंकि जो बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए था, वही उन्हें अकेलेपन की इस खाई में धकेल चुका था। उन्होंने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। हर कोना वीरान लग रहा था। यह वही घर था जहाँ कभी अजय की हंसी गूंजा करती थी, जहाँ उनके हाथों से बने खाने की महक पूरे घर में फैल जाती थी। लेकिन अब इस घर में बस सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को चीर रहा था। करीब 2 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। शारदा जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने लड़खड़ाते कदमों में दरवाजा खोला। सामने नेहा खड़ी थी, आंखों में चिंता, चेहरे पर गुस्सा और दिल में माँ के लिए बेहद प्यार लिए हुए माँ नेहा ने उन्होंने देखते ही गले से लगा लिया। शारदा जी की आंखों में रुके हुए आंसू और निकले। इतने दिनों से जो दर्द उन्होंने दिल में दबाया था, वह अब नेहा की बाहों में समाकर छलकने लगा था। नेहा के पति विक्रम भी उसके साथ आए थे। उन्होंने आगे बढ़कर शारदा जी के पैर छुए और प्यार से बोले, माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया? शारदा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस नेहा की ओर देखती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उनके लिए भी इतनी परवाह कर सकता है। नेहा ने अंदर आकर घर का हाल देखा। बिखरा हुआ सामान, रसोई में पड़े अधचले चावल, खाली गैस और माँ की कमजोर हालत देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था और बहुत तकलीफ भी हो रही थी। भैया और भाभी कहाँ है? नेहा ने पूछा। शिमला गए हैं, शारदा जी ने थके हुए लहजे में कहा। नेहा का खून खोल उठा। माँ, आपको इस हाल में छोड़कर यह दोनों मस्ती करने चले गए और फोन तक नहीं किया? इतना भी नहीं सोच सकते थे कि आप अकेली हैं? शारदा जी कुछ नहीं बोली। वह बस चुपचाप अपनी बेटी को देखती रही। नेहा ने कोई और सवाल नहीं किया। वह सीधा अंदर गई और माँ के कपड़े पैक करने लगी। माँ, अब आप इस घर में एक पल भी नहीं रुक। भैया और भाभी के लिए आप सिर्फ एक जिम्मेदार बन चुकी है, प्यार नहीं, लेकिन मेरे लिए आप मेरी दुनिया हो। अब आप मेरे साथ चलेगी। शारदा जी कुछ कह नहीं पाए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। और वहीं दूसरी तरफ शिमला की ठंडी वादियों में अजय और प्रीति घूम रहे थे और अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे। वे एक मशहूर कैफे में गए, जहां उन्होंने देखा कि एक परिचित चेहरा सामने आ रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मेहरा थे, जिनके बारे में अजय को लगता था कि उन्होंने प्रीति की जान बचाई थी। अजय तुरंत उनके पास गया और खुशी से बोला, डॉक्टर मेहरा, आप यहाँ? यह तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। आपको याद है, आपने मेरी पत्नी प्रीति की जान बचाई थी। मैं आपको हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। डॉक्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए अजय का अभिवादन किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्का सा संकोच था। अजय की बात सुनकर डॉक्टर थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने अजय और प्रीति को एक कोने में बैठने का इशारा किया और धीरे से कहा, अजय, तुम्हें एक सच्चाई बताने का समय आ गया है, जो तुम्हें अब तक नहीं पता थी। अजय और प्रीति दोनों चौंक गए। अजय ने हैरानी से पूछा, सच्चाई? कैसी सच्चाई? डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेहरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अजय, जिस ऑपरेशन के बाद तुम्हारी पत्नी ठीक हुई थी, उसमें इनकी एक किडनी ट्रांसफर की ज़रूरत थी। तुम हमेशा समझते रहे कि प्रीति को किडनी किसी अजनबी डोनर ने दी थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वह किडनी तुम्हारी माँ शारदा जी ने दी थी। यह सुनते ही अजय और प्रीति के चेहरे का रंग उठ गया।
प्रीति ने डॉक्टर से पूछा। माँ जी ने डॉक्टर मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शारदा जी ने अपनी एक किडनी तुम्हें देने का फैसला किया था। उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि इस बात का जिक्र कभी तुमसे ना किया जाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारा जीवन उनकी कुर्बानी से जुड़ा है। पर अजय, उनकी इस उम्र में आपको उनका ख्याल कुछ ज़्यादा ही रखना चाहिए। प्रीति का गला गया। उसके कानों में डॉक्टर की बातें गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने अपनी सास के किए गए बलिदान का दृश्य तैरने लगा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस माँ के साथ उसने और अजय ने इतना बुरा व्यवहार किया, उसी माँ ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जिंदगी बचाई थी। अजय ने भी अपनी गलती को महसूस किया और उसकी आंखें भर आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही बात उनके दिल में थी, पछतावा और माँ से मिलने की तड़प। शिमला से लौटते समय अजय और प्रीति के दिल में बेचैनी थी। डॉक्टर मेहरा से मिली सच्चाई ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। दोनों ने फैसला किया कि घर पहुंचते ही वे अपनी माँ से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। जब वे घर पहुंचे और दरवाज़ा खोला तो सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि माँ शारदा जी अंदर होगी, लेकिन घर में कभी भी उनकी झलक नहीं थी। हर कोना खाली लग रहा था। अजय और प्रीति ने तुरंत अपने अपने कमरों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन शारदा जी कहीं नहीं मिली। तभी प्रीति की नज़र मेज पर रखे एक कागज पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से वह चिट्ठी उठाई और जोर से अजय को पुकारा। अजय, देखो, माँ ने चिट्ठी छोड़ी है। अजय ने जल्दी से प्रीति के हाथ से चिट्ठी ली और पढ़ने लगा। प्रिय अजय और प्रीति, तुम्हारे जीवन में मेरी कोई जगह नहीं है और यह बात मैं अब समझ चुकी हूँ। मैं तुम दोनों के सुख के लिए हमेशा दुआ करूँगी, लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुटता है। मैंने अपने लिए एक नई जगह ढूंढ ली है, जहाँ मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से बिता सकूँ। मेरी चिंता मत करना, तुम्हारी माँ शारदा। चिट्ठी पढ़ते ही अजय और प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। अजय ने चिट्ठी को पकड़ते हुए कहा, माँ मैं छोड़कर चली गई और हमने उन्हें इस हाल में पहुँचाया। प्रीति ने रोते हुए कहा, हमने अपनी माँ के साथ कितना बुरा किया। अजय, हमें उन्हें हर हाल में वापस लाना होगा। अजय ने प्रीति की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हाँ प्रीति, अब हमें माँ को ढूंढना होगा और उनसे अपने की माफ़ी मांगनी होगी। अब हम उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। अजय और प्रीति ने तुरंत माँ की तलाश शुरू की। उनके दिल में पछतावे का बोझ था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था कि वे अपनी माँ को वापस लाकर उनके जीवन को खुशी से भर देंगे। अजय और प्रीति पूरे शहर में शारदा जी को ढूंढ चुके थे। उन्होंने हर उस जगह पता किया जहाँ उनकी माँ जा सकती थी, मंदिर, धर्मशाला, माँ के पुराने दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। थक कर जब वे घर लौटे तो प्रीति ने चिंतित स्वर में कहा, अजय, हमने हर जगह पता कर लिया, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ हमने अब तक नहीं देखा। अजय ने हैरानी से पूछा, कौन सी जगह? प्रीति ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, नेहा का घर। नेहा का नाम सुनते ही अजय का चेहरा सख्त हो गया। वह झुंझला कर बोला, नहीं माँ, नेहा के घर नहीं जाएगी। तुम माँ को जानती हो, उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटियां पराया धन होती है। वह अपने बेटे का घर छोड़कर अपनी बेटी के घर कभी नहीं जाएगी। प्रीति ने अजय का हाथ पकड़ते हुए समझाया। अजय, माँ अब तक अपने उस पुराने विश्वास में जी रही थी, लेकिन हम दोनों ने उन्हें जिस तरह अकेला छोड़ दिया, उसके बाद शायद उन्होंने महसूस किया होगा कि अब उनके लिए असली सहारा कौन है। अगर वह कहीं और नहीं गई तो यकीन मानो नेहा के पास जरूर होगी। अजय असमंजस में पड़ गया। वह जानता था कि माँ ने हमेशा नेहा से प्यार किया था। क्या अब वह वाकई अपनी बेटी के पास चली गई थी? प्रीति ने अजय की झिझक भांप ली और कहा, एक बार फ़ोन करके देख लो अजय, अगर माँ वहाँ नहीं होगी तो कम से कम हमें तसल्ली हो जाएगी। अजय ने अनमने भाव से फ़ोन उठाया और नेहा का नंबर मिलाया। कुछ ही सेकंड में नेहा की आवाज़ आई, हेलो अजय। कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, नेहा, माँ तुम्हारे पास है क्या? फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर नेहा की आवाज़ आई, तुम्हें माँ की याद क्यों आ रही है? अजय, जब वह तुम्हारे घर में अकेली थी तब तुमने कभी उनका हाल नहीं पूछा, अब अचानक क्यों? अजय को नेहा ने शब्द तीर की तरह चुभे। वह जानता था कि नेहा सही कर रही
थी। उसने गहरी सांस ली और रंधे हुए स्वर में कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैंने माँ को वह प्यार और इज्जत नहीं दी जिसका वह हकदार थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे माँ से बात करनी है, प्लीज़ नेहा। नेहा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, माँ अभी आराम कर रही है, लेकिन अगर तुम सच में अपने के पर पछता रहे तो आकर माँ से खुद माफ़ी मांगो। अजय की आंखें भर आई। उसने तुरंत कार की चाबी उठाई और प्रीति से कहा, चलो हमें माँ के पास जाना है। प्रीति ने राहत की सांस ली और दोनों तुरंत नेहा के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते पर अजय के दिमाग में माँ की तस्वीर घूम रही थी। क्या माँ उसे माफ़ कर पाएगी? अब यह सवाल उसे दिल में गूंज रहा था। अजय और प्रीति नेहा के घर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। कार की हर धड़कती गति के साथ अजय का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। नेहा के घर के सामने पहुंचकर अजय ने गहरी सांस ली। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से बेल बजाई। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और सामने नेहा खड़ी थी, आंखों में नाराजगी लेकिन चेहरे पर वही अपनापन। नेहा ने बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने दिया। अजय की नज़र कमरे में माँ को खोजने लगी। तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़ी, जहाँ शारदा जी लेटी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा उतरा हुआ था और माथे पर सिकन थी, जैसे कोई भारी बोझ उनके दिल पर था। अजय का दिल जोर से धड़का। उसने घबरा कर नेहा से पूछा, माँ को क्या हुआ? वह इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है? नेहा ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें अब माँ की हालत पर चिंता हो रही है? अजय, जब वह 2-2 दिन भूखी थी तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा था कि उनकी तबीयत कैसी होगी? अजय की आंखें शर्म से झुक गई। प्रीति भी खुद को दोषी महसूस कर रही थी। नेहा ने गहरी सांस ली और थोड़े नरम स्वर में कहा, माँ बहुत थक गई है। अजय, उन्होंने पूरी जिंदगी तुम पर और तुम्हारे घर पर न्यौछावर कर दी और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ अकेलापन। अजय ने घुटनों के बल बैठते हुए धीरे से माँ का हाथ थाम लिया। शारदा जी ने हल्की करवट ली और आंखें खोली। उन्होंने अजय को सामने देखा तो कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई। माँ, अजय की आवाज़ पर भर आ गई। माँ, मैं बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दो। शारदा जी की आंखों में हल्का पानी उभर आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कमज़ोर हथेली से अजय के हाथ को हल्के से दबा दिया। अजय ने उनकी गोद में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं जानता हूँ माँ कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब वो नहीं, मैं आपको लेने आया हूँ। अब आप मेरे साथ चलेगी। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शारदा जी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हूँ कि अब तक मेरा यह बेटा कहाँ था। नेहा ने आगे बढ़कर कहा, अजय, माँ अब इस घर में खुश है। यहाँ उन्हें वह प्यार और सम्मान मिला है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। अजय नेहा की तरफ देख बोला, मैंने अपनी गलती समझ ली है नेहा, और अब मैं अपनी माँ को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। नेहा अजय और प्रीति को देख समझ चुकी थी कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। फिर नेहा ने माँ का हाथ थामा और प्यार से कहा, माँ, अजय और प्रीति को माफ़ कर दीजिए। उन्होंने अपनी गलती मान ली है। वो सच में चाहते हैं कि अब आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। क्या आप इन्हें एक मौका नहीं देगी? शारदा जी ने अजय और प्रीति की ओर देखा। उनके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। अजय ने माँ के पैरों को छूते हुए कहा, माँ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ अब से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रीति ने भी सिर झुका कर कहा, माँ मैं भी अपनी सारी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपके बिना उस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। प्लीज़ हमारे साथ घर चलिए। शारदा जी की आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने अजय और प्रीति के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा अगर तुम दोनों सच में बदल गए हो तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर शारदा जी नेहा और विक्रम की ओर मुड़ी और प्यार से कहा, बेटा तुमने मुझे अपना कर बेटी का असली रूप दिखाया। तुम्हारा बिना मैं शायद टूट चुकी होती, लेकिन अब तक आ गया है कि मैं अपने घर लौट जाऊँ। नेहा की आंखों नम हो गई, लेकिन उसने माँ का फैसला खुशी खुशी स्वीकार किया। अजय और प्रीति ने माँ का सामान उठाया और गाड़ी में रखा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। शारदा जी के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इस बार वह मजबूरी में नहीं बल्कि अपने बेटे और बहू के बदले हुए दिल के साथ वह अपने घर लौट रही थी। गाड़ी जैसे ही घर के सामने रुकी, अजय ने तेजी से दरवाजा खोला और माँ का सामान निकालने लगा। प्रीति भी जल्दी से आगे बढ़ी
और शारदा जी का हाथ थाम कर बोली, माँ अब से इस घर में आपको हर पल खुशियों से भरा होगा। शारदा जी ने घर की चौखट पर नजर डाली। यही वह घर था जहाँ उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। लेकिन कुछ समय पहले तक यह घर सिर्फ दीवारों का ढांचा बनकर रह गया था, बिना प्यार, बिना अपनापन के। अजय ने आगे बढ़कर माँ के पैरों में हाथ रखा और कहा, माँ जब तक मैं जीवित हूँ आपको फिर कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उन्होंने अजय का सिर सहला हुए कहा, बस अब और कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारा यही प्रेम बना रहे। प्रीति ने तुरंत शारदा जी का पसंदीदा झूला फिर से आंगन में लगा दिया, जहाँ वह अक्सर बैठकर शाम की चाय पीती थी। शाम को प्रीति ने खुद रसोई में जाकर माँ के लिए उनकी पसंद का हलवा बनाया और अजय ने खुद अपने हाथों से माँ को खिलाया। शारदा जी की आंखों में चमक थी। उन्होंने प्यार से अजय और प्रीति के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, मुझे बस यही चाहिए था, मेरा परिवार, मेरा प्यार भरा घर। अब वह घर फिर से वही पुराना खुशहाल घर बन चुका था, जहाँ प्यार, अपनापन और सम्मान हर कोने में बसता था। दोस्तों, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए जीती है। लेकिन जब वही माँ अकेली रह जाती है, तिरस्कार सहती है, तो यह हमारी सबसे बड़ी विफलता होती है। एक माँ को सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए, ना कोई महंगे उपहार, ना कोई बड़ी सुविधाएं। अगर हम अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय दे तो इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्पी कहानी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।